डॉक्टर एच लॉरेंस का कहना है, लोग अकेलेपन की शिकायत करते हैं, मैं समझ नहीं पाता वे किस बात से डरते हैं। अकेलापन तो जीवन का चरम आनंद है। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भारतीय इतिहास सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 24 का अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, मध्यकाल में हिंदू पुनर्जागरण का नेतृत्व शंकराचार्य ने किया। उसका विश्वास था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अद्वैतवाद, और ऑप्शन नंबर बी दिया है द्वैतवाद, और ऑप्शन नंबर सी दिया है विशिष्ट द्वैतवाद, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अद्वैतवाद। एक परंपरा के अनुसार शंकराचार्य का जन्म दक्षिणी भारत के केरल में पेरियार नदी पर स्थित कलाडी नामक एक शांत गांव में एक पवित्र नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में ही अपने पिता शिव गुरु को खो दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संसार त्याग दिया और अपनी मां की इच्छा के विरुद्ध सन्यासी बन गए। उन्होंने गोविंदा के अधीन अध्ययन किया, और जिनके शिष्य थैगोड़ा पाड़ा गोविंदा के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन गौड़पाद एक महत्वपूर्ण वेदांत कार्य मांडुक्य कारिका के लेखक के रूप में उल्लेखनीय है, जिसमें महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव है। बौद्ध धर्म का एक रूप जिसका लक्ष्य सभी प्राणियों की मुक्ति है, और अद्वैतवादी या अद्वैतवादी विचार की ओर झुकाव है, स्पष्ट है, और अतिवादी भी। इस तरह से शंकराचार्य ने मध्यकाल में हिंदू पुनर्जागरण का नेतृत्व शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नागपुर, और ऑप्शन नंबर बी दिया है सूरत, और ऑप्शन नंबर सी दिया है मुंबई, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोलकाता। तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी मुंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वह एक भारतीय बैरिस्टर थे। अब पहले अधिवेशन में 72 में से 39 वकील थे और यह सिलसिला जारी रहा, अर्थात 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। अगला प्रश्न है, प्रतापी चोल शासकों में थे। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राजा राम प्रथम और ऑप्शन नंबर बी दिया है राजेंद्र प्रथम और ऑप्शन नंबर सी दिया है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। यानी राजा प्रथम राजा चोल दक्षिण भारत के चोल कोली राजवंश के महान सम्राट थे, जिन्होंने 985 से 1014 ईस्वी तक राज किया। उनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक अपना साम्राज्य फैलाया। राज चोल ने कई नौसैन्य अभियान भी चलाए, जिसके फलस्वरूप मालवाड़ तट, मालदीव तथा श्रीलंका को आधिपत्य में लिया गया था। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की वह राजेंद्र चोल प्रथम था। वह राजा चोल प्रथम का पुत्र था और 11वीं शताब्दी ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। राजेंद्र चोल प्रथम एक महत्वाकांक्षी और सफल शासक था, जिसने चोल साम्राज्य को उसके चरम तक विस्तारित किया। अगला प्रश्न है, अत्यधिक उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पांड और ऑप्शन नंबर बी दिया है पल्लव और ऑप्शन नंबर सी दिया है चोल और ऑप्शन नंबर डी दिया है चालुक्य। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चोल। माना जाता है कि चोलों ने दक्षिण भारत में पल्लवों को उखाड़ फेंका था और वे 9वीं शताब्दी में प्रमुख हो गए और दक्षिण भारत के प्रमुख हिस्से को शामिल करते हुए एक साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने श्रीलंका और मलय प्रायद्वीप में भी
अपना नियंत्रण बढ़ाया और इस प्रकार उन्हें शाही चोल कहा जाने लगा। मंदिरों में मिले हजारों शिलालेख चोल काल के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वे राजवंश शासन के माध्यम से कुशल प्रशासन चलाने में विश्वास करते थे। शाही चोल वंश के संस्थापक विजय थे। अगला प्रश्न है, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। उसने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1014 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है 1025 से 26 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1027 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1025 से 26 ईस्वी। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने गुजरात के पश्चिम तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटपाट किया। महमूद गजनी अफगानिस्तान का शासक था। लूटे गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण मालवा के परमार राजा भोज और अनिलवाड़ा के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी से 1042 ईस्वी के बीच कराया था। महमूद गजनी एक तुर्कीय विजेता था जिसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी का सबसे बड़ा आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, जिसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसके सभी 17 आक्रमणों में कई राजवंशों ने उसने विजय प्राप्त की। तो यहां प्रश्न है, भारत पर महमूद गजनवी के 17 आक्रमण किया, उसने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1027 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, वह यहां धन एकत्रित करने आया था। ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना था। और ऑप्शन नंबर सी दिया है, वह विश्व विजयी बनना चाहता था। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी, इसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना था। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी को चिन्ह लगाएंगे। भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण क्यों किए, इस प्रश्न पर अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। डॉक्टर नाजिम का विचार है कि उसका मुख्य उद्देश्य विजय तथा धन प्राप्त करना था। लैंड पुल का कथन है कि सोमनाथ की विजय से स्पष्ट होता है कि महमूद का उद्देश्य मूर्ति पूजा का खंडन करना था। और जाफर का मत है कि उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना न था बल्कि धन लूटना था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महमूद ने भारत पर किसी एक कारण से आक्रमण न किए थे, बल्कि इसके आक्रमणों का उसकी लालसा मूर्ति पूजा को भारत से समाप्त करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, महत्वाकांक्षी होने के कारण अपने साम्राज्य विस्तार आदि था। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका संबंध महमूद गजनवी से था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अल-बरूनी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है ईसामी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है बर्नी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इब्न बतूता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अल-बरूनी। अल-बरूनी के ज्ञान और योग्यता से महमूद गजनवी बहुत प्रभावित था और अल-बरूनी को अपने दरबार में दरबारी के रूप में शामिल कर लिया। महमूद गजनवी अल-बरूनी की विद्वता से काफ़ी प्रभावित था, इसलिए जल्दी ही अल-बरूनी महमूद गजनी के विद्वानों के सूची में शामिल हो गया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कन्नौज, और ऑप्शन नंबर बी दिया है दिल्ली व अजमेर, और ऑप्शन नंबर सी दिया है दिल्ली व पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अजमेर व उदयपुर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली व अजमेर। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। अब विशेष रूप से वह चंदेल राजा परमादिदेव के खिलाफ सफल रहे थे और उन्होंने गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमण को भी रोका। हालांकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार डाला। तो तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामिक विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कई अर्ध पौराणिक लेखनों में इसका वर्णन किया गया है। इनमें सबसे लोकप्रिय पृथ्वीराज रासो है
जो उन्हें राजपूत राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध हुआ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1225 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है 1191 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1192 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1105 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। और अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन नंबर बी दिया है बलबन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है राजिया सुल्तान, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इस्लामी इल्तुतमिश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, और वह गौरी की मृत्यु के बाद मूल रूप से एक तुर्कीय गुलाम था। वह हिंदुस्तान का मालिक बन गया और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। उन्हें लाख बख्श यानी लाखों के दाता की उपाधि भी दी गई थी, और उनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या हार्स पोलो खेलते समय हुई थी, और उसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। और उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था। उन्होंने ताज उल मस्सिर के लेखक हसन उल निजामी और तारीख ए मुबारक शाही के लेखक फखरुद्दीन जैसे लेखकों को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, जिसका उत्तर अब अभी हम पहले कुछ समय बता चुके हैं। तो प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन नंबर बी दिया है बहराम शाह, और ऑप्शन नंबर सी दिया है इल्तुतमिश, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नसीरुद्दीन शाह। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।